तो आज हम चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड जो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का, उसका एपिसोड नंबर 2 यानी क्लास 2 को कंटिन्यू करते हैं और जिसमें इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत से टॉपिक्स को डिस्कशन किया। मैं आपको बता देता हूँ हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। तो वहाँ पर हमने डिमांड का मतलब पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिमांड के फंक्शंस पढ़े थे, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे वो आपका मार्केट डिमांड हो। इसके कर्व्स हमने पढ़े थे, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसका हमने स्केड्यूल पढ़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड के हमने फंक्शंस पढ़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे पिछले वाली क्लास में हमने रिकॉर्ड करे थे और उसको पढ़े थे, ठीक है। और जिसमें आपको मैंने लॉ ऑफ डिमांड भी समझा दिया था बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन और विद कर्व। अगर आप नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं और एक बार मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड इस क्लास में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये हमने पीछे पढ़ लिया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड की बात होती है तो हमेशा डिमांड का जो रिलेशन होता है वो ज़्यादातर हम किससे रिलेट करते हैं, हम प्राइजेस से रिलेट करते हैं। और प्राइजेस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है आपको पता है? जी हाँ, प्राइजेस बढ़ेगा तो डिमांड, बिल्कुल सही, डिमांड कम होगा, जब प्राइजेस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा रिलेशन है आपका? ये है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट लिख सकते हैं, व्हेन प्राइजेस राइज डिमांड क्या हो जाएगा? फॉल, व्हेन प्राइजेस फॉल डिमांड विल राइज। तो दिस इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ यही कह रहा है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का हमने पीछे एक स्केड्यूल बनाया था जो हमने बताया था आपको। प्राइजेस आप लिख सकते हैं, प्राइजेस रुपीज़ में होते हैं। उसके बाद हमने डिमांड बनाया था, डिमांड हमने लिखा था जो यूनिट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने 10, 20, 30, 40 हमने लिया था। तो 40, 30, 20 और 10 आपको ये भी पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है और डिमांड कर्व का जो स्लोप्स होता है अगर आप इसके हिसाब से बनाएंगे तो स्लोप्स क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये डिमांड के पॉइंट्स को दोबारा से हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है एजम्पशंस। डिमांड के एजम्पशंस क्या होते हैं? डिमांड के एजम्पशंस का मतलब बहुत सिंपल सा होता है। एजम्पशंस पर याद करने का तरीका आपका क्या है? अगर आपको डिमांड के फंक्शंस याद हैं इंडिविजुअल, बस आपको उसमें नो लगाना है। एजम्पशन का मतलब होता है हम एज्यूम कर रहे हैं अगर सब कुछ कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको एक बार फंक्शंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, डिटेल में तो नहीं कर रहा हूँ, डिटेल के लिए आप ऊपर वाली क्लिप देखेगा। सबसे पहला था आपका ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें आप बस एक चीज़ लगानी है, नो चेंज, कांस्टेंट या नो चेंज। अगर कोई भी चीज़ में बदलाव नहीं होगा, कोई भी चीज़ कांस्टेंट होगी तो डिमांड के एजम्पशंस क्या होंगे? जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक फंक्शन था, आपको याद होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। एक था आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसके हमने अंदर इन्फीरियर और कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे। और एक था आपका एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और एक था आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। एजम्पशंस का याद करने का तरीका क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है। देयर इज़ नो चेंज इनकम, इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, रिलेटेड गुड्स में कोई चेंजेस नहीं आया। कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द कमोडिटी। तो ये अगर ये फंक्शंस आपको याद है, बस आपको इसमें क्या लगाना है? नो चेंज, या फिर क्या लगाना है? कांस्टेंट। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? अजम्पशन ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या बताया है? उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन फिर से दे दिया जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या बताया? प्राइजेस 10, 9, 8 प्राइजेस कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो 100, 150 और ये डिमांड का कर्व, ये वही चीज़ है। आप ये वाला ना बनाओ, वही वाला बनाओ जो मैंने आपको पीछे समझाया था, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं डिमांड के, कि कैसे डिमांड, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिमांड और प्राइस में पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन तो एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है जहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ना वो फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जब प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये अभी तक हमने ये एक्सेप्शन पढ़ा, तो सॉरी, ये नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा।
अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो फेल हो जाएगा, और लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जो हमने पढ़ा था वो था स्लोप डाउनवर्ड, और इस केस में स्लोप अपवर्ड हो जाएगा। तो क्या होता है ये डिटेल्ड में मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ। आप अपने पास नोटबुक और पेंसिल पेन जो भी है वो ध्यान से इसको लिखें और समझें इसको, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट दे रखा है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है प्रोफेसर वैलम, certain goods are article of social listing if these goods are demanded only because their price is very high. If their prices fall, there will be no longer considered to be article of distinction and their demand will shrink. Thus these goods defy to the law of demand, precious diamond, vintage cars। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपको ये कह रहे हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में पहले पॉइंट में कि जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगा तब डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, आपका फेल हो गया है। समझ में आ गई बात। अब ये हुआ क्या, अब इसके एग्जांपल है डायमंड्स। जैसे डायमंड है, अगर मैं कहूँ आपको 100 रुपये में डायमंड मिल रहा है तो आप कहेंगे सर झूठ क्यों बोल रहे हैं, 100 रुपये में डायमंड थोड़ी मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको 1,00,000 रुपये में डायमंड मिल रहा है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। तो क्या हुआ, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड कम होती है। तो इसी केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकंड है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या कह रहा है, गिवन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स। ये बहुत ही इन्फीरियर गुड्स होते हैं। मतलब इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुड्स होते हैं। अब इनके प्राइजेस कम हैं, 10 रुपये किलो सेब मिल रहे हैं, आपके 10 रुपये किलो सेब कहाँ मिल रहे हैं, और बहुत ही ख़राब है। तो 10 रुपये तो हैं लेकिन इसके डिमांड भी कम है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, क्योंकि प्राइजेस कम हो रहा है और डिमांड भी कम हो रहा है। प्राइजेस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्राइजेस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइजेस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो ये हमने पढ़ा था। सेकंड है, थर्ड है इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट क्या था, व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस। जब कोई इंसान किसी भी कॉमोडिटी के प्राइजेस को जज करता है, किसके हिसाब से, उसकी क्वालिटी प्राइजेस के हिसाब से। जैसे मैंने कहा 50 रुपये किलो एप्पल मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 50 रुपये किलो मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, तो ये प्राइजेस कम है तो इसकी डिमांड कम है। क्यों, क्योंकि लोगों ने जज कर लिया कि जो चीज़ सस्ती है वो चीज़ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग उसको नहीं खरीदेंगे। समझ में आई बात। तो इस केस में, तीनों केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। समझ में आ गया। अब लॉ ऑफ डिमांड तीनों केस में फेल हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड तीनों केस में फेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा। अभी तक हमने एक टेबल बनाया था प्राइजेस वाला, याद है आपको, कि 10, 20, 30 और एक डिमांड वाला बनाया था। अब यहाँ पे प्राइजेस और डिमांड का रिलेशन क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइजेस कम हो रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। जैसे प्राइजेस 10 था तो डिमांड भी 10 था, प्राइजेस 20 था तो डिमांड भी 20 था, प्राइजेस 30 था तो डिमांड भी 30 था, प्राइजेस 40 था तो डिमांड भी 40 था। अब इसको अगर हम कर्व के हिसाब से बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो कर्व है ना आपका, ये अपवर्ड ही जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने 10 ले लिया, यहाँ पे हमने 20 ले लिया, यहाँ पे हमने 30 ले लिया, यहाँ पे हमने 40 ले लिया। तो वाई एक्सेस हो गया 10, 20, 30, 40 और ये एक्स एक्सेस। अब देखो, ये प्राइस है, ये डिमांड है। जब आपका प्राइस कितना था, जब आपका प्राइस 10 था तो डिमांड भी 10 थी, 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे 40। अब ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है। और लॉ ऑफ डिमांड किस में फेल होता है, हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस कंडीशंस की बात हम करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके 3 होते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जब कंज्यूमर को लगता है प्राइजेस कम है तो गुड्स ख़राब है, गिवन गुड्स में भी यही होता है, और रेशनल जब कंज्यूमर जज कर रहा है किसी भी कमोडिटी को। तो आपको ये चीज़ें तीनों यहाँ से पढ़नी है, और इसमें यही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी आपसे पूछे डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड्स, तो आप बताएंगे यस, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन व्हाट, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल, या एक्सेप्शंस कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, और डिमांड कर्व क्या हो सकता है, स्लोप्स अपवर्ड्स हो सकता है। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ओके चलिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है ये एक बार मैं डिटेल में समझा देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे 2 केसेस होंगे, या तो डिमांड क्या करेगी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है, और हमने पढ़ा जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक दूसरा केस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, जब डिमांड कम हो रही होगी तो उसका मतलब प्राइजेस क्या हो रहा होगा, मैंने सही लिखा है ना, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस कम हो रहा है, और जब डिमांड कम हो रही है तो प्राइजेस ज़्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको डिटेल्ड में एक बार पढ़ते हैं क्या होता है ये। ठीक,
तो ये है, ये दोनों कंडीशन जो होती हैं, ये दोनों कंडीशन होती हैं आपकी चेंज इन, याद रखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और एक बार होता है इंक्रीज इन डिमांड, और एक बार होता है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है। और ये दो कंडीशन जो हैं ये है चेंज इन डिमांड के केस में। और इन दोनों के केस में डिमांड कर्व क्या करता है, मूव करता है, और इन दोनों के केस में डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। ये आपको याद रखनी है बात, इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का केस होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। इसका मतलब जो डिमांड कर्व है वो मूव करेगा, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व चेंज होगा और शिफ्ट करेगा। बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको डिटेल्ड में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है, देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी समझा दी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होगा तो दो चीज़ें होंगी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये होगा प्राइजेस कम होगा, प्राइजेस ज़्यादा होगा। अब चेंज इन केस में क्या हो रहा है, शिफ्ट इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड कब बढ़ेगा, डिमांड कब होगा, बट शिफ्ट इन केस में प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे। अब ये पूरा डिटेल्ड को हम यहाँ डिटेल्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ लेते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइजेस क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो इसका शेड्यूल उन्होंने बना दिया, प्राइजेस बना लिया और डिमांड बना लिया। प्राइजेस क्या था, 5 से 10 या 5 से 1, ठीक है, या 50 रुपये से 10 रुपये प्राइस हो गया। जब प्राइजेस कम हो गया तो डिमांड कितनी हो गई, 10 से 50। समझ में आई बात। प्राइजेस क्या हुआ, कम हुआ, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। यही बात तो कह रहा है ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक कर्व बना दो सिंपल सा। इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब प्राइजेस 10 था, ठीक है, और जब प्राइजेस 50 था, यहाँ पे डिमांड 50 थी और यहाँ पे 10 और 50 थी। जब प्राइजेस 50 था तो डिमांड कितनी थी, 10, और जब 10 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई, 50। ये डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। और डिमांड कर्व एक्सटेंशन के केस में स्लोप्स डाउनवर्ड होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और इस केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लिखने के लिए आया तो सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख देना, ये वाली, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। फिर ये आप टेबल बना देना और फिर ये आप क्या बना देना, कर्व बना देना, सिंपल सी बात। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी आपको यही समझा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब डिमांड क्या हो रही है आपकी, डिमांड डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब प्राइजेस क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइजेस क्या हो रहा है, 50 से 10 हो रहा था, अब यहाँ पे प्राइजेस क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस बढ़ रहा है, तो मतलब 10 से क्या हो रहा है, हम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 10 से 50 हो रहा है। और तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड आपकी क्या हो गई, डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड 50 से क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि प्राइजेस बढ़ गया जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब इसी को हम लोग कर्व में बना लेंगे। इसको कर्व में बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सा कर्व, वही वाला सेम, 10 50 और 10 और 50। जब प्राइस 50 था तो डिमांड 10 थी, ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, इस पे ये थी, तो ये आपका डिमांड कर्व हो गया। इस केस में डिमांड कर्व क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए ये वाली, फिर ये वाला शेड्यूल बना लीजिए और फिर ये वाला आप क्या बना लीजिए, कर्व बना लीजिए, ठीक है। बस एक बात याद रखनी है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में डिमांड कर्व क्या करेगा, मूव करेगा। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में डिमांड कर्व क्या करेगा, मूव करेगा, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया, इंक्रीज और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। हम बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के केस में याद रखना, डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, इसको लिख लीजिएगा। बट इस केस में प्राइजेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब आप कहेंगे सर प्राइजेस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। जी हाँ, प्राइजेस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है और बैकवर्ड हो रही है, मतलब यानी इंक्रीज हो रही है। अब कैसे हो रही है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। किसकी बात करेंगे हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड के केस में। डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जब कोई चीज़ बढ़ती है तो किधर शिफ्ट होती है,
फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, याद रखना। तो इस केस में प्राइजेस क्या रहेंगे, मैंने आपको पहले बताया कांस्टेंट। तो इंक्रीज इन डिमांड की डेफिनेशन आप ये लिख लेना। तो अब ये यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, जैसे हमने प्राइस बनाया, डिमांड बनाया, प्राइजेस 10 रखे, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 20 से 30 हो गया, ठीक है। अब ये देखो कर्व ऐसे बनेगा, बहुत सिंपल सा कर्व है। आपने ये लिया, ये प्राइस 10 है और डिमांड थी 20 से कितनी हो गई, 30। तो प्राइजेस तो कांस्टेंट है ना भैया, ये ऐसे कर गया। और डिमांड कर्व ऐसे बनता है, तो डिमांड कर्व ये वाला डिमांड कर्व डी से कितना हो गया, D1 हो गया, बन गया ये वाला कर्व। देखो दिखा रहा है आपको, ये वाला कर्व बिल्कुल ऐसे बना इंक्रीज इन डिमांड के केस में। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में क्या है, इंक्रीज इन डिमांड के केस में प्राइजेस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, और ये टेबल बनाना और ये कर्व बनाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। समझ में आ गई। अब कॉजेस क्या होते हैं, ये दोनों के एक साथ पढ़ेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के। अब सेकंड केस क्या है आपका, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड है, तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो प्राइजेस फिर से वही, प्राइजेस और डिमांड। तो प्राइजेस 10 कांस्टेंट रखेंगे, डिमांड कितनी हो जाएगी 30 से, या आप ऐसे लें, हाँ 30 से कितनी हो गई, 30 से 20 हो गई, 30 से 20 हो गई, डिमांड कम हो गई। तो कर्व वैसी बनाई है इसका जो हमने बनाया था, प्राइजेस तो 10, 20 और 30, तो ये 10 हो गया, ये 20 और ये 30, तो ये डिमांड कब हो गया, और डिमांड का इधर शिफ्ट किया D से D1। तो नया वाला ये हो गया, पुराना वाला ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। अब इसके हम पढ़ेंगे कॉजेज़। क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो प्राइजेस सेम होने के बाद भी डिमांड कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या कॉज हैं, सबसे पहले आपको बताया है यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड। कौन से केस में इंक्रीज इन डिमांड हो रही है, जब आपके प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या ऐसा हो रहा है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। सीधी सी बात है भाई, इनकम बढ़ गई, इनकम को इकोनॉमिक्स में लिखते हैं वाई, इनकम बढ़ गई। तो जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी वो आज भी 10 की है, अब इनकम बढ़ गई तो आप उसने ज़्यादा खरीद लिया। इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है आपका व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स याद है आपको क्या था, टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी, टी के प्राइजेस बढ़ गए बट कॉफ़ी के प्राइजेस अभी भी सेम हैं, समझ, प्राइस अभी भी कॉफ़ी के सेम है, और टी के प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो कॉफ़ी की डिमांड है, जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बट कॉफ़ी के प्राइस अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आई बात। टी के प्राइस क्या है, टी के प्राइस बढ़ गए, लेकिन जो इसका सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, उसके प्राइस तो कांस्टेंट हैं, वही तो पढ़ा, उसके प्राइजेस तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी कॉफ़ी की डिमांड कितनी हो गई 20 से 30 हो गई, बट इसके प्राइजेस कांस्टेंट है। टी के प्राइजेस बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइजेस कांस्टेंट है, फिर भी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। समझ में आई बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका इंक्रीज व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल। जैसे पेट्रोल एंड पेट्रोल कार, पेट्रोल के प्राइजेस दिन प्रतिदिन कम होने लगे, जिसकी वजह से लोग पेट्रोल कार की डिमांड क्या करने लगे, ज़्यादा करने लगे, भले ही अभी भी पेट्रोल कार के जो प्राइजेस हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आया। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है वह टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर। भाई मुझे एक प्रोडक्ट बहुत, कैडबरी की चॉकलेट बहुत पसंद है, चाहे उसका प्राइस 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, कितना भी हो, प्राइजेस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और प्राइजेस 10 ही क्यों ना हो, प्राइजेस कांस्टेंट ही क्यों ना हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जो लिखा है ना, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ अ कम्युनिटी। अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कैडबरी अभी भी 10 रुपये की है, तो मुझे क्या, कैडबरी बहुत पसंद है, तो उसके प्राइजेस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए उसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, उसके प्राइजेस कुछ भी हो। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर। जैसे सपोज़ आपको लग रहा है कि कल ठीक है, एक गुड है, जैसे अभी आपने सुना था बीच में अनियन, नमक, आपको लग रहा है कि ये कल को मार्केट से ख़त्म हो जाएगा, आज इसका प्राइस 20 है, तो आप
20 पे ही इसकी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। आपको लग रहा है कल को ये ख़त्म हो जाएगा या नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आज मैं इसकी डिमांड क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। सीधी सी बात है। अब यही सारे केसेस आप अपोजिट लगा दो। अपोजिट कैसे क्या लगा दो, पहले इनकम कम ज़्यादा थी, अब इंसान की ये हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज़ इन डिमांड। अब डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ इन डिमांड इवन व्हेन प्राइजेस कांस्टेंट, प्राइजेस कांस्टेंट है फिर भी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहला लोगों की इनकम कम हो गई, प्राइजेस अभी भी सेम है लेकिन फिर भी इनकम कम होने की वजह से लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस हैं डिक्रीज हो गए, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अभी हमने देखा कॉफ़ी के प्राइस बढ़ा है, अब टी के प्राइजेस क्या हो गए, कॉफ़ी के प्राइजेस क्या हो जाएंगे, जो टी है आपकी द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज, जो टी के प्राइजेस हैं कम हो गए, टी के प्राइजेस कम हो गए। कॉफ़ी के तो अभी भी कांस्टेंट है लेकिन फिर भी टी के प्राइजेस कम होने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, आपकी कम हो गई, लोग किस पे शिफ्ट हो गए, टी पे शिफ्ट हो गए। सीधी सी बात है। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, मतलब जो पेट्रोल था और जो पेट्रोल कार थी, जो पेट्रोल था, पेट्रोल के प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए। जब पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो पेट्रोल कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, सीएनजी या किसी और कार पे शिफ्ट हो जाएंगे। फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं है तो कितने भी प्राइजेस हों लोग उसे नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू नियर फ्यूचर राइज, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर। अब फ्यूचर में उसके प्राइजेस क्या होने वाले हैं, हमने लगाया व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में वो बहुत मिलने वाली है, मतलब जो चीज़ आज नहीं मिल रही है वो कल हमें पता है बहुत मिलेगी, तो आज उसकी डिमांड हम कम करेंगे, हमें पता है तो कभी भी मार्केट में जाएंगे तो हमें मिल ही जाएगी। ठीक है। तो ये आपके उस केसेस में है जब आपके प्राइजेस कांस्टेंट है तब भी डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये फिर से आपको एक डिफरेंस बता दिया, मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट की बात होती है, मैं आपको फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि जब मूवमेंट की बात होगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब मूवमेंट की बात होगी तो क्या होगा, जब मूवमेंट की बात होगी तो या तो होगा एक्सटेंशन या दूसरा क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और जब एक्सटेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डिमांड एक्सटेंशन होगी तो बढ़ेगी और डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कम होगी। अब प्राइजेस क्या होंगे, प्राइजेस क्या हो रहे होंगे इस केस में, एक्सटेंशन के केस में कम हो रहे होंगे और कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइजेस क्या हो रहे होंगे, ज़्यादा हो रहे हैं। और इस केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा ये यहाँ और मूवमेंट करेगा स्लोप्स एंड अपवर्ड्स। ठीक है। अब शिफ्ट के केस में क्या है, शिफ्ट के केस में मैंने आपको बताया, शिफ्ट के केस में डिमांड कर्व या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और डिक्रीज़ होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। समझ में आई बात। अब जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड कर्व क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और डिक्रीज़ होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और यहाँ पे प्राइजेस क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे। सिंपल सी बात। तो ये सब कुछ आपको दोबारा से इन्होंने यहाँ समझा दिया जो मैंने आपको ऊपर समझाया है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक ध्यान से देखेगा और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर पढ़ेगा और एक बार ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने, आज की क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड को फिर से समझा, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है। उसके बाद हमने एजम्पशंस पढ़े, एजम्पशंस में बस आपको फंक्शंस याद करने हैं और उसमें देयर इज़ नो चेंज लगाना है। ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े जिसमें लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो रहा है और डिमांड का स्लोप्स अपवर्ड हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक आज की क्लास में रीड कर लिए हैं। तो आप देखते रहिए, मिलते हैं थर्ड क्लास में जो इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।